नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के अगले भाग। हमने पहले पढ़ा था सचुत्व, शुचुत्व, चरत्व और जशत्व आदि। देखिएगा कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में जसत्व, मोनुस्वर और परसवर्ण ये तीन संधियाँ हैं या ये तीन शब्द पाठ्यक्रम में लिखे गए हैं, जो कि हमने पढ़ लिया। सचुत्व, शुचुत्व, चरत्व को पढ़ लिया। अब इनको समग्र रूप से अगर अपन समझें कि व्यंजन संधि होती क्या है तो वो देखते हैं। देखिएगा जगत धन ईश, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि व्यंजन जो संधि है इस प्लस के उत्तर पद और पूर्व पद अर्थात दो वर्णों के बीच में होने वाले मिलन को संधि व्यंजन संधि कहते हैं, जो व्यंजन व्यंजन के बीच में या स्वर व्यंजन के बीच में हो सकती है। अब पूरी अगर संधि को समझें तो एक सारांश निकल के आता है कि जो सचुत्व या शटुत्व जो संधि है और चरत्व जो संधि है उनका वर्गीकरण। तो सचुत्व और शटुत्व में होता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में बदलता है, जो तय वर्ग है ना वो बदलता है। और कब बदलता है? जब आगे तय वर्ग हो और या फिर चय वर्ग हो तब वो बदल जाता है, ये ऊपर की तरफ बदलता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं चरत्व संधि क्या है। तो चरत्व संधि वो है कि जब प्लस के आगे पहला या दूसरा वर्ग हो, जैसे सत धन कार, तो यहाँ पर पहला है और यह दूसरा वर्ण हो सकता है। तो जब पहला और दूसरा वर्ण हो तब क्या होगा? पहला हो जाएगा। पहले और दूसरे में क्या प्रभावी होगा? पहला हो जाएगा। फिर बात करते हैं जशत्व की। जशत्व संधि क्या कहती है कि जब तीसरा या चौथा हो, जैसे तीसरा या चौथा हो, जैसे सत धन जन, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा सज्जन, ये तीसरा वर्ण बन गया। तो तीसरा या चौथा वर्ण हो तो उसका तीसरा बनता है, लेकिन प्लस के पहले क्या हो? तो प्लस के पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो सकते हैं और आगे तीसरा चौथा हो। अब बात करते हैं अपन मोनुस्वार या परसवर्ण की। तो वो कहता है कि ये जो अंतिम जो पांचवें व्यंजन हैं वो कहलाते हैं अनुनासिक। ये अनुनासिक जो है पांचों वो बिंदी के रूप में बदल सकते हैं या चंद्र बिंदु के रूप में बदल सकते हैं, या यूं कहें कि ये बिंदी वापस इन सभी में बदल सकती है। तो इनके बीच में जो परिवर्तन होगा उसको कहते हैं परसवर्ण या मोनुस्वार संधि। वो ये कहती है कि प्लस के बाद में अगर पांचवा वर्ण है तो प्लस के पहले इनमें से कोई भी हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा हो सकता है। तो पांचवें के अनुसार ही संधि होगी। तो ये तीन विभाजन है इस संधि के। आइए अब हम बात करते हैं इनके। मोनुस्वार या परसवर्ण क्या है? तो मोनुस्वार या परसवर्ण या मोनुस्वार के साथ होता है मोनुस्वार ये कहता है कि अगर प्लस के पहले पूर्व पद में अगर मैं है या यूं कहें कि बिंदी है, बिंदु है, तो वो बदल जाएगा अपने इस मैं के अनुसार वो बदल जाएगा। तो एक स्थिति तो मोनुस्वार की ये है कि वो व्यंजन के कारण यथा स्थिति में रह जाएगा, और दूसरा है कि उसके अनुसार बदल जाएगा। तो उसको कहते हैं अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण है। अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण सूत्र के अनुसार बदल जाएगा। तो दो स्थितियां हो गई। दूसरा है परसवर्ण, इसमें होता है प्लस के बाद की स्थिति होगी। यहाँ पर मैं का मतलब है पांचवा वर्ण, यहाँ पर कोई पांचवा में से कोई भी हो सकता है, तो ये वर्ण बदलेगा। अब आइए हम एक एक को समझते हैं। अब बात करते हैं मोनुस्वार। मोनुस्वार संधि ये कहती है कि अगर पूर्व पद में मैं हो या यूं कहें कि बिंदी हो, जैसे हरिम वंदे, हरि की वंदना, तो हरिम वंदे में यहाँ पर मैं है और अब मैं का क्या बनेगा? तो आगे क्या होना चाहिए? आगे कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो और पहले अगर मैं हो तो वो मैं का बिंदी बन जाएगी। मैं की क्या बन जाएगी? बिंदी, और ये बनेगा हरिम,
हरिम वंदे। आप यूँ याद रख लीजिएगा कि व्यंजन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, अर्थात 33 होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। तो अधिक संख्या होने की वजह से ये जो मैं नामक व्यक्ति था वो छुप करके छत के ऊपर बैठ गया, तो ऊपर बिंदी बन गई। और यहीं पर अगर हरिम अहम ये स्थिति होती है, अगर स्वर होते हैं इसके साथ, तो स्वर 11 होते हैं, संख्या में कम होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था अर्थात लड़ाई करते और ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो हरि मैं, और मैं के अंदर मिलेगा, मैं पूरा हो गया, हरिम वंदे, ऐसे बनता। तो ये है मौनस्वार्य। अब मौनस्वार्य का से संबंधित एक और सूत्र है, अनुस्वारस्य यही प्रश्रवण है, अनुस्वारस्य यही परश्रवण है। ये कहता है कि अगर ये हो और ये के बाद में अगर 5वां वर्ण है तो वो परश्रवण हो जाएगा उसका। जैसे आप देखिएगा कित, और यहाँ पर ये है बिंदी, और बाद में क्या है ये का मतलब क्या हुआ, सभी व्यंजन। ये का मतलब हुआ सभी व्यंजन, वह श और है। अगर ये हो तो उसका परश्रवण हो जाएगा। परश्रवण का मतलब है कि ये जो है क कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है। इसका मैं का श्रवण कौन सा है, तो इससे मैं से जो मिलता जुलता है वो 5वां अर्थात अंग है, तो इसका बन जाएगा ए, और ये अंग और फिर कित, और फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं अंकित। ये जो आधा अक्षर है वो ऊपर हो जाएगा और पूरा अक्षर क है वो नीचे आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से इसको इसने कंधे पे उठा लिया है, ऐसी स्थिति होगी। और अगर पहचानेंगे तो 5वां प्लस पहला, ऐसी स्थिति हो रही है। यहाँ पर 5वां वर्ण है और ये पहला वर्ण है, इससे इसकी पहचान की जा सकती है। तो अंकित है। दूसरा देखिएगा सम शाम तय, तो क्या बनेगा, यहाँ पर परश्रवण है, ये व्यंजन है और विशेष से में से कोई है, और यहाँ पर हो गया मैं। तो मैं किस में बदलेगा, सीधी सी बात, आप इसको छोड़ दीजिएगा, मैं को याद रखिएगा। मैं किस में बदलेगा, ये कौन सा है, तय। तय का 5वां क्या होता है, नय, तो ये बदल जाएगा शांतय। क्या बदला, ये बिंदी किस में बदल गई, नय में बदल गई। और इसी तरह देखिएगा नंदन दती, तो बिंदी है और ये बिंदी किस में बदलेगी, दे का 5वां में बदलेगी। दे का 5वां ये हो जाएगा नंदती। मतलब प्लस के पहले अगर बिंदी है तो अगले का 5वें में अगले वर्ग समूह का 5वां वर्ण हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका एक अपवाद है, और अपवाद वो कहता है कि वा पदांतस्य, वो कहता है वा पदांतस्य, अर्थात आपने ये और ये जो दोनों बातें कही है वो दोनों इस सूत्र में शामिल होती है। जैसे तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर होगा तुम मैं, ये बिंदी हो जाएगी मौलस्वार्य के अनुसार, क्योंकि जो ये पठसी का पैन वो व्यंजन है और व्यंजन से डर करके मैं ऊपर चला गया, बिंदी बन गई। दूसरा ये तो गया मौनस्वार्य के अनुसार, और दूसरा है अनुस्वार्य से यही प्रश्रवण के अनुसार। अगर कि मैं आ गया तो इस पै का 5वां क्या होता है, पै का 5वां मैं होता है, तो ये हो जाएगा त्वम पठसी, त्वम पठसी। तो इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। अब बात करते हैं अनुस्वार्य से यही प्रश्रवण है। दूसरी संधि है परश्रवण, परश्रवण अगला वर्ण, और उसका सूत्र है यरो अनुनासिको वा,
येरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ, मतलब ये प्लस के पहले में है और ये बात करेगा प्लस के बाद में मैं की। जैसे देखिएगा एतत मुरारी, एतत मुरारी, इसका क्या बनेगा? तो इसकी पहली स्थिति है कि पहला वर्ण है और पहला वर्ण होता है पहला वर्ण होता है तो उसका आगे अगर पहला दूसरा है तब तो पहला दूसरे में से बन जाएगा, और आगे अगर कोई भी है पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो फिर उस तीसरा बनेगा। तो यहाँ पहली संधि तो हो गई जसत्व, और जसत्व के होने से ये बना एतद एतद मुरारी, ठीक है। और दूसरी स्थिति बनेगी कि ये जो मैं बाद में है इस मैं की वजह से इसका पांचवा हो जाएगा, मैं की वजह से तय का पांचवा हो जाएगा। यूँ मान लीजिए ये मैं आगे है, अर्थात मैं जो आया आपके घर पे कोई मेहमान आया है और मेहमान जिस उम्र और जिस अवस्था का है उस उम्र और उस अवस्था का आपके घर का व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, अर्थात दोनों पंच पंच एक जगह बैठते हैं। तो यूँ तो ए तय न हो जाएगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी। तो ये दोनों बनेगा, ये तो बना येरो अनुनासिके अनुनासिको वा से और ये बना है जसत्व से, मतलब पहले का तीसरा और आगे अगर पांचवा है तो पहले वाले का भी पांचवा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से येरो अनुनासिके अनुनासिको वा बनती है। इसी तरह बनता है एक षड मयूख है, षड मयूख है। यहाँ देखिएगा ट है तो ट का तीसरा हो जाएगा स ड, और तीसरा होने का मतलब हुआ ये तो हो गई जसत्व संधि। तो एक स्थिति ये और दूसरी स्थिति बनेगी कि इसका पांचवा हो जाएगा तो षण मयूख है ये। लेकिन एक इसका अपवाद सूत्र है, वो कहता है कि दोनों स्थितियां नहीं होगी, एक स्थिति होगी। कब? वो कहता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अगर एक प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय? मात्रम या मयम, ये प्रत्यय हो और इस प्रत्यय की शुरुआत मैं से हो रही है तो स्थिति ये कि यही बन रही है मैं जैसी। लेकिन इसके पहले अगर तद या चिद कोई भी ऐसा शब्द हो, ये अगर ये प्रत्यय आए और मैं वाला अगर प्रत्यय आए तो स्थिति ये दोनों नहीं बनेगी, स्थिति केवल एक बनेगी, ये दूसरी वाली। सारांश की बात ये है। तो देखिएगा तद का अगर आप तद मात्रम करते हो तो ये जसत्व संधि गलत है, ये नहीं बनेगी इसकी। इसका रूप बनेगा केवल दूसरा वाला। ये मैं पांचवा है और ये चाहता है पंच है और पंच चाहता है कि मेरे साथ पंच बैठे हैं, तो ये इसका पांचवा बन जाएगा। तो ये पांचवा बन गया न एतन मात्रम, ये बनेगा। इसी तरह चिद का हो जाएगा। पहला अगर आप चिद जसत्व का जसत्व रूप अगर रखते हो तो ये गलत है इस सूत्र के अनुसार। इसका सही रूप बनेगा चित, चिद की जगह हो गया चिन्ह मात्रम, सॉरी चिन्हमयम, चिन्हमयम। तो ये रूप इसका सही बनेगा, ये रूप इसका बनेगा चिन्हमयम। तो ये पूरी संधि थी। अब एक बची है तोरली, तोरली संधि। और वो संधि क्या कहती है? तय, तय और लय दो के बीच में संधि होगी। इसको लत्व संधि भी कहते हैं, लत्व है पर सवर्ण संधि कहते हैं। पर सवर्ण, पर यानी अगला पद, उत्तर पद का सवर्ण होना। तो देखिएगा हमने पढ़ी थी सचुत्व शटुत्व संधि, उसमें यह था कि बदलेगा तो तय वाली लाइन बदलेगी, अर्थात टूटेगी तो तलवार टूटेगी, ऐसी बात थी। तो वैसे ही वो का वही मामला इसमें है कि टूटेगी तो तलवार टूटेगी, तद लय। इसकी होता है कि अगर आगे लय हो, आगे लय हो और उससे पहले तय, थ, द, ध, न ये तय वर्ग हो तो इसमें टूटेगी तो तलवार टूटेगी, अर्थात बदलेगा तो ये बदलेगा और इसका बदल के क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। और इस प्रकार से ये बनेगा तल्लय है। क्या बनेगा?
तल लय है, इस दय का क्या हो गया, ये दय बदल गया लय में। इसी तरह आप बना सकते हैं तदलीन, तदलीन है, तो यहाँ पर जो द है वो द किस में बदल जाएगा, लय में। और फिर आप बनाइएगा तल लीन, तल्लीन है, क्या बनेगा, तल्लीन है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि हुई जो कक्षा 10 में पाठ्यक्रम में है। फिर से एक बार मैं आपको सारांश समझा देता हूँ। देखिएगा, मोनुस्वार है या अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है, वो तो होता है प्लस के पहले मैं हो या प्लस के पहले बिंदी हो, तब उसमें बदलाव होता है मोनुस्वार। और वो बदलाव क्या होना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और फिर पांचवा वर्ण। तो इसमें इसका पांचवा बनना है या फिर बिंदी बननी है। तो जैसे अड़े, ये, न और ये मैं, तो इनका क्या होना है, इनकी बिंदी बन जाती है या फिर ये अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो अगर बाद में पांचवा है तो इस मैं की स्थिति में बदलाव हो जाता है और मैं बिंदी बन जाती है या फिर पांचवा बन जाता है। तो पर सवर्ण है, अगले के सवर्ण के हिसाब से अगला जो है वैसा का वैसा ही ये बन जाएगा। फिर दूसरी हमने पढ़ी थी येरो अनुनासिक अनानुनासिक को वाह, उसके अंदर है कि प्लस के अगर बाद में मैं या फिर पांचवा वर्ण है तो उस मैं के हिसाब से यहाँ पांचवा हो जाता है। और फिर थी जसत्व, और जसत्व संधि का सारांश था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो आए तो उसका आगे तीसरा बन जाता है, आगे तीसरा चौथा हो तो उसका क्या बन जाता है, तीसरा। और तोरली का मतलब क्या हुआ, तोरली, तो तय और लय, अगर तय वाली लाइन हो और आगे लय हो तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये समग्र अध्ययन था व्यंजन संधि होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।